सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज हम बात करेंगे तख्ता पलट के ऑडियो बम की। कोरोना की मार के बीच उपचुनावों की तैयारी में जुटे मध्य प्रदेश में एक सियासी ऑडियो बम फूटा है। इस कथित ऑडियो में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में हलचल मचा दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह जो ऑडियो है, इस ऑडियो के अंतर्गत सरकार जो कमलनाथ की थी, वह सरकार जो 15 साल के संघर्ष के बाद अस्तित्व में आई थी, वह सरकार जिसका नेतृत्व कमलनाथ के नेतृत्व में किया जा रहा था, इतिहास के पन्ने में दफन हुई। क्या है इस ऑडियो में, जानने समझने की कोशिश करेंगे। और क्यों इस ऑडियो के आने से कांग्रेस उत्साहित है, भाजपा मौन है, खामोश है, समझने की कोशिश करेंगे। चार खास मेहमान चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन यह बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज के विचार सूत्र पर। और आज का हमारा जो विचार सूत्र है वह मौजूदा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि केवल सुसंस्कृत और सुसज्जित वाणी ही मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। भर्तृहरि नीति शतक के अंतर्गत जो यह बात कही गई है, इसी को हम विस्तार देंगे आज की इस चर्चा में और विषय पर वापस लौटेंगे। शिवराज सिंह चौहान विगत दिनों दौरे पर थे इंदौर के। वहां पर उन्होंने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो तमाम प्रयास किए जा रहे थे, इनका जायजा लिया। लेकिन साथ साथ उन्होंने उन तैयारियों की भी समीक्षा की जो उनकी सरकार को बचाए रखने, बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। जिन 22 बागी विधायकों ने शिवराज सरकार को अस्तित्व में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, विधायकी से इस्तीफा दिया, उनमें से एक सीट थी सांवेर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक तुलसी सिलावट प्रतिनिधित्व करते थे। जो लोग नाराज हुए उनमें से एक तुलसी सिलावट भी थे। तुलसी सिलावट ने इस्तीफा दिया है, वहां पे उपचुनाव होना है, तुलसी सिलावट को दोबारा चुनाव लड़ना है। शिवराज सरकार में मंत्री के तौर पर है। शिवराज सिंह ने वहां पर जो कार्यकर्ताओं के बीच में भाषण दिया, उसका एक कथित ऑडियो प्रसारित हुआ है। कांग्रेस के द्वारा इस ऑडियो को प्रसारित किया गया है। क्या कुछ है इस ऑडियो में, क्यों इसको लेकर कांग्रेस उत्साहित है, भाजपा इसे खारिज कर रही है, समझने की कोशिश करते हैं। चार खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय कराए उससे पहले इस पूरे मसले पर तैयार की गई हमारी इस खास रिपोर्ट। देश में जब मार्च के महीने में कोरोना दस्तक दे रहा था और एक बड़े संकट की आहट महसूस की जा रही थी, उसी दौरान मध्य प्रदेश की सियासत में एक भूचाल आया, जिसमें 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार सत्ता से बेदखल हो गई। पार्टी के पुराने और बड़े सिपहसालार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को अलविदा कह दिया। सिंधिया के जाते ही उनके 22 समर्थक विधायकों ने भी कमलनाथ सरकार का साथ छोड़ दिया। सरकार अल्पमत में आ गई और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। तब तमाम राजनीतिक बयानबाजियों और उठापटक के बीच भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा बताया था। 1.25 साल में जनता ने भी ये महसूस किया कि हमारा प्रदेश तबाह और बर्बाद हुआ है, अपने बोझ से ये सरकार गिरी है और आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब वो आत्मविश्लेषण करें। और अब प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, जब बुधवार को एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह ऑडियो क्लिप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। ऑडियो क्लिप में मुख्यमंत्री शिवराज ये कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही कमलनाथ सरकार गिराई गई। लेकिन एक सवाल केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद बीजेपी ने इसे कांग्रेस की डर्टी ट्रिक्स बताया। ये कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट की उपज है और हम पूरी तरीके से इसको खारिज करते हैं। और बहुत ही घटिया काम आज कांग्रेस के नेताओं ने किया है। ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद कांग्रेस ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। जीतू पटवारी ने सवाल किया कि अब सीएम की सोच और संवेदनाएं कुर्सी, मंत्रिमंडल, खरीद फरोख्त और छूट तक सीमित रह गई है। ये बताता है, जब हम कह रहे थे कि 1000 करोड़ रुपए के प्लांट से केंद्र की सरकार प्रदेश की सरकार गिरा रही थी, ये सत्यता साबित हुई। ऑडियो क्लिप की सत्यता कितनी है, ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन इस कथित ऑडियो क्लिप ने उपचुनाव के दौरान
कांग्रेस को सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7। तो कुल मिलाकर ऑडियो बाजार में है, मीडिया पर उपलब्ध है, अपने अपने तरीकों से लोग इसे फॉरवर्ड कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के चैनल भी इसको प्रसारित कर रहे हैं। हर चैनल ये दावा कर रहा है कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं सत्यता की, क्योंकि आने वाली कोर्ट कचहरी की झंझट से कोई उलझना नहीं चाहता है। लेकिन जिनके संदर्भ में यह ऑडियो है वह मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। 12 घंटे से ज्यादा समय होने को आया है। शिवराज सिंह चौहान जो छोटी से छोटी बात पर भी टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं, इस ऑडियो के संदर्भ में मौन है। उनका मौन कहीं ना कहीं इस बात का बोध कराता है कि यह ऑडियो कतई फर्जी तो नहीं है। अब इसके साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश की राजनीति से करीबी संबंध रखने वाले प्रभात झा जी। साथ साथ ऐसे मामलों में तुरंत कानूनी स्तर पर कार्रवाई करने के विशेषज्ञ, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार सांसद और सौम्य व्यक्तित्व के धनी विवेक तनखा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मध्य प्रदेश और देश की राजनीति पर बारीक निगाह रखने वाले गिरिजा शंकर जी बतौर विशेषज्ञ हमारे साथ रहेंगे और साथ साथ दिल्ली से प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी इस चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम विवेक तनखा जी से ही करते हैं और तनखा जी से समझना चाहते हैं, जो कांग्रेस सरकार 15 महीने के अंदर धराशायी हो गई, पिछले 3 महीने से निरुत्साह के दौर से गुजर रही थी, अचानक एक ऑडियो आ जाने से इतनी उत्साहित, इतनी उल्लासित, इतनी जो चमत्कृत दिखाई दे रही है। कमलनाथ से लेकर अजय सिंह तक और विवेक तनखा से लेकर तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने से चूक नहीं रहे हैं। मान रहे हैं कि इसी के साथ मानो आप चुनाव जीतने की गारंटी आपके हाथ लग गई है। क्या है ऐसा ऑडियो में जो आपको इतना उत्साहित कर दिया है तनखा साहब? सबसे पहले तो मैं अपने पैनल को नमस्कार कहूंगा। बहुत दिनों बाद प्रभात जी मुझे देखे, आज लोग पार्लियामेंट में मिला कैसे पार्लियामेंट जाने पाए। प्रेम कुमार जी सभी को बहुत नमस्कार जी। देखिए, ये बात आप कह रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण बात है। इसके 3 पहलू हैं जी। एक पहलू है सत्यता का, जिसको आप पुष्टि कहते हो जी। एक पहलू है राजनीतिक, एक संवैधानिक और एक क्रिमिनल लॉ एक्शन जी। मैं चारों पे बिल्कुल छोटे में बताऊंगा जी। जहां तक सत्यता का सवाल है, अभी तक असत्य नहीं घोषित किया गया है इसको जी। बीजेपी जरूर बोल रही है मगर शिवराज जी नहीं बोल रहे हैं, और अब तो वीडियो भी आ गया है जो शिवराज जी को बोलते हुए जी। तो उनको नहीं बोलने में कठिनाई जाएगी जी। कोर्ट कचहरी में तो हर आदमी इन चीजों को चैलेंज करता है, वो बात की बात है। आज तो राजनीतिक बात हो रही है जी। दूसरी चीज है, दूसरा पहलू होता है राजनीतिक जी। ये मेरे सोच के परे है और मैं ये बात लगभग सभी से मैं एक्सपेक्ट करता हूं जी। कभी भी किसी भी केंद्र नेतृत्व इस देश में इस प्रकार से सोचना नहीं चाहिए जी। अगर केंद्र नेतृत्व ही राज्य सरकारों को अस्थिर करेंगे तो ये फेडरल जो स्ट्रक्चर हमने जो संविधान में दिया है जी। और मैं आपको बता दूं, आज मैं संविधान की किताब लेके बैठा हूं, ये मेरी गीता है, ये मेरी बाइबल है जी। और हम लोग सब इसी किताब से चलते हैं और देश भी इसी किताब से चलता है। और संविधान में ऐसे कृत्य की कोई जगह नहीं है कि षड्यंत्र से सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉप लीडरशिप एक स्टेट को अस्थिर करे। ये अफसोस की बात है। तीसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, जब ये बात सामने आई कि आया राम गया राम टाइप की राजनीति स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, तो 85 में ये पहला बार 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में आया, संविधान में आया। और उसका कारण था क्योंकि डिफेक्शन को रोकना था जी। तो पहले जो प्रोविजन था उसमें ये कहा था कि 1/3 लोग अगर डिफेक्ट करेंगे, 1/3 से ज्यादा, तो आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डिफेक्टर नहीं माना जाएगा जी। बट धीरे धीरे देखा गया कि 1/3 बहुत छोटी मात्रा थी, बड़े आराम से प्राप्त हो जाती थी। ये चरित्र गिरने की बात है देश की, और राजनीतिक चरित्र की गिरने की बात है। उसके बाद इसको अमेंड करके 2/3 कर दिया गया जी। अब 2/3 पार्टी टूटना बहुत डिफिकल्ट होता है जी। और सिंधिया जी के साथ जो 22 लोग गए वो 2/3 हो नहीं सकते थे जी। वो 1/4 थे
क्योंकि 114 में समझिए एक तिहाई एक चौथाई के बीच की संख्या आई है जी। तो अब उनके पास एक बीजेपी ने एक नया विकल्प निकाला। ये कई स्टेट्स में ये विकल्प उन्होंने उपयोग किया, चाहे कर्नाटका में, गोवा में, कई जगह, कि कैसे माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बनाओ। तो मेजॉरिटी पार्टी से लोगों को त्यागपत्र दिलवाओ, इसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश में किया गया, और खुद मेजॉरिटी में आ जाओ, दूसरे को माइनॉरिटी में ले आओ, फिर सरकार बना लो, फिर सरकार का उपयोग करके अपनी मेजॉरिटी क्रिएट कर लो। तो जो जितनी मैं बातें कर रहा हूं, मैं बिना तथ्य के नहीं बोल रहा हूं, कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ये देश में हो रहा है जी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जो हो रहा अच्छा हो रहा है जी, तो मैं उसको देश प्रेमी नहीं मान सकता जी। ना कम से कम संविधान का प्रेमी मान सकता हूं। कोई भी पार्टी हो, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। ये एटीट्यूड, ये कंडक्ट कंडेम किया जाता है। अगर यही कंडक्ट अगर देश में चलता रहा तो प्रजातंत्र का एक प्रकार से ये अंत होगा, या प्रजातंत्र एक मजाक बन जाएगा इस देश में जी। और चौथा पहलू है इसके साथ इसमें क्या हो सकता है जी। देखिए पहला, ये तो एक विषय हो सकता है, PIL का हो सकता है जी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर अमेरिका होता तो तुरंत अटॉर्नी जनरल इस स्टेटमेंट के बेसिस पे एक इंक्वायरी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहां अटॉर्नी जनरल की पोजीशन इंडिपेंडेंट होती है गवर्नमेंट से जी। बट यहाँ तो एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन होते हैं, तो यहाँ तो ऐसी कुछ चीज हो ही नहीं सकती जी। तो वो एक ही विकल्प होता है कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट PIL में इसको कॉग्निजेंस ले और अपना इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी ऑर्डर करें, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल सकता है कि इस तोड़ा ताड़ी में जिसमें एक षड्यंत्र के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया जी, इसमें किस प्रकार से धन बल जो भी उपयोग होना था किया गया है। मैं विवेक जी आपको बीच में रोकता हूं, आप बार बार केंद्रीय सरकार की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की। शिवराज सिंह का जो ऑडियो है उसमें केंद्रीय नेतृत्व की बात है, उसमें केंद्रीय सरकार की बात नहीं है। आप तो बहुत ही काबिल वकील हैं, वकालत के स्तर पर आपसे उलझना मेरे लिए कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, इसे मैं स्वीकार करता हूं। पर जो कहा गया है वो केंद्रीय नेतृत्व कहा गया है, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के संदर्भ में, पहला सवाल। दूसरा मेरा जानने का विषय यह है कि अगर कांग्रेस में अंतर विरोध था तो भारतीय जनता पार्टी को एक कॉल लेना था कि जो कांग्रेस में नाराज हो रहे हैं उन्हें अपनी पार्टी में जगह देना है कि नहीं देना है। उन्होंने जगह दी, ये सार्वजनिक है। तो फिर कांग्रेस एक शिवराज सिंह चौहान के बयान से इतनी उत्साहित क्यों हो गई है? ये दो सवाल है मेरे आपसे जी। जब मैं केंद्रीय सरकार की बात कर रहा था तो आज अगर प्रधानमंत्री का नाम लिया जा रहा है, होम मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है, नड्डा जी का नाम लिया जा रहा है जी, तो ये लगभग सरकारी है जी। ये सरकारी दो व्यक्ति की है जी, मोदी जी और अमित शाह जी की, इसमें तीसरा कोई व्यक्ति की अहमियत नहीं है जी। मेरे मित्र अरुण जेटली जी होते थे पहले जी, वो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं है जी। नहीं तो दो लोगों की सरकार है, इन दोनों ने निर्णय लिया हमको गिराना है जी, और रेस्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी शिवराज जी होंगे और उनके साथ जो दूसरे लीडर्स होंगे जी। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह होती है कि जब आपने गिराया तो आपने जिन संसाधनों को उपयोग किया है जी, वो क्रिमिनलिटी होती है जी। आपने अगर पैसा दिया है जी गिराने के लिए जी, तो वो क्रिमिनलिटी होती है। आपने लोगों को अगर लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ये किया है तो वो क्रिमिनलिटी होती है। किसी को लॉस बचाने की दृष्टि से किया तो वो क्रिमिनलिटी होती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने नैतिकता का भी एक हवाला दिया था। जो लोग चुने गए थे वो कांग्रेस के लोग थे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे बाकी विधायक हो, चाहे वो प्रलोभन में गए या नाराजगी में थे, तो आपके अगर वो बिकने के लिए तैयार थे और अपने आप को बेच लिए, तो इसको लेके कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी को कोई शर्मिंदगी है कि हमने ऐसे लोगों को अपने साथ रखा हुआ था जो बाजार में बिकने के लिए तैयार थे? आपकी पार्टी इस बात पर इतनी उत्साहित क्यों है कि इन्होंने खरीद लिया? जो बिके थे वो तो आपसे जुड़े हुए लोग थे ना। इसको लेकर कोई शर्मिंदगी का एहसास कांग्रेस को हुआ वो दिखाई नहीं देता। इस पर आपसे एक उत्तर चाहूंगा, फिर प्रभात जी की ओर रुख करता हूं। अगर मेरे घर का दरवाजा खुला है जी और चोर आके चोरी करके चला जाए मेरे घर से जी, तो आप दोष मुझे दोगे कि चोर को दोगे? अगर घर का बेटा बुला के कहे कि मेरे यहां से सामान ले जाओ तो दोष आपके बेटे को ही दूंगा, उसके बाद में चोर को क्यों दोष दूंगा? आपके लोग तैयार थे, आपके लोग बिकने के लिए तैयार थे, अगर माना जाए कि उन्हें खरीदा गया है तो, जैसा आपका दावा है। पर जिन्हें खरीदा गया वो तो कांग्रेसी थे।
तुरंत के आए हुए नहीं थे। कोई 3 बार का विधायक था, कोई 4 बार का विधायक था, कोई 6 बार का विधायक था, वो लोग चले गए। कहीं तो आत्मग्लानि होगी कांग्रेस को, कहीं तो कांग्रेस के नेतृत्व में आत्ममंथन का विषय आएगा कि हमारे लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए दूसरी ओर, जिससे लड़ा करते थे। इस पर अभी तक कोई चिंतन किया, ऐसा दिखाई नहीं देता। लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी के पास में समय नहीं रहता था, जब भी मिलने जाते थे कहते थे 24 घंटे मेरे पास, 25 घंटे नहीं है। सुनवाई नहीं थी, विषयों को लेकर कंसर्न नहीं था, ये लोगों की शिकायत है। इस पर कभी कांग्रेस ने ध्यान दिया? सुनने में नहीं आता। केवल एक शिवराज सिंह के बयान से इतना उत्साहित कांग्रेस। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आज का जो टॉपिक है जी, वो कांग्रेस के चिंतन पे नहीं है जी, शिवराज जी के स्टेटमेंट पे है जी। कांग्रेस जो चिंतन करेगी वो एक अलग विषय है। अब किसी दिन आपके साथ अभी किसी चर्चा में हम लोग साथ बैठेंगे, मगर आज जो विषय है, जो शिवराज जी ने जो एक इतना बड़ा स्टेटमेंट 2 दिन पहले दे दिया, जिसको वो डिनाई नहीं कर रहे हैं और जिसपे उन्होंने पूरा ये षड्यंत्र का जो ब्लेम है केंद्रीय नेताओं पे डाल दिया, केंद्रीय नेताओं पे डाल दिया है। और जो एक प्रजातंत्र के लिए एक बहुत ही बुरा संकेत है, गलत संकेत है, आज उस पर चर्चा हो रही है। और मैंने उस पर बता दिया आपको कि पॉलिटिकल उसका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है और क्रिमिनल क्या होता है। आपने जो मुद्दे उठाए उन पर मैं प्रभात जी की ओर रुख करता हूं। प्रभात जी, विवेक तनखा जी ने मुद्दे उठाए हैं और सवाल उठाया कि क्या सरकार आप चला रहे हैं, संविधान को तिलांजलि देकर अवसरवादिता का उदाहरण आप देश में रचित कर रहे हैं, किसी का किसी पे भरोसा न रह जाए ऐसा कृत्य आप और आपकी पार्टी कर रही है। सहमत है विवेक तनखा जी के आरोपों से? बहुत संजीदा राजनीतिज्ञ हैं, उम्मीद है आप उनकी बात को गंभीरता से तो ले ही रहे होंगे, पुराने मित्र भी हैं आपके। विवेक जी पुराने मित्र नहीं, विवेक जी हमेशा मित्र हैं और आगे रहेंगे भी जी। और हम मित्रता कभी तोड़ते नहीं है। विचारधारा की बात अलग है जी, हम सब मित्र धारा के लोग हैं जी, और मेरा उनका स्नेह जग जाहिर है जी, लेकिन मैं हिमांशु जी 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जी, आप हम पर दोष दे रहे हैं, जी, आपसे मतलब विवेक जी। जी, मैं कह रहा हूं कर्नाटक में क्या किया था आपने? जी, हमारी सबसे बड़ी सरकार थी, कौन मिले? आप दोनों मिले, जो आप दोनों अगेंस्ट लड़े थे। जी। महाराष्ट्र में कहां थी नैतिकता, जहां पर हम सबसे बड़ी पार्टी आज भी हैं और हमको दिया गया समर्थन था, शिवसेना हमारी पार्टी थी। आपने क्या किया? अब वहां आप कहते हो कि शिवसेना तैयार थी, आपका अंतर्विरोध विचारधारा में भी है, लड़ाई भी थी, आप अगेंस्ट लड़े भी थे। सवाल यह है कि हम राजनीति में क्यों काम करते हैं? जी, चुनाव के माध्यम से सत्ता में आने के लिए। जी, विकलांग सरकार तो पहले दिन से थी कमलनाथ जी की, जी, कोई बहुमत में तो आई नहीं थी। उन्होंने भी जो कुछ किया था, जिसको भी तोड़ा, जिसको भी मंत्री बनाया, वो जाने। सवाल विकलांग सरकार का गिरना तय था, 1 दिन बाद गिरे, 1 साल बाद गिरे, 1.5 साल बाद गिरे, उसकी नियति थी गिरना। जी। अब उस पर भी दोस्त हमको दे रहे हैं। भाई आप अपना घर संभालते, आपके लोग आपसे संभाले नहीं गए, हम तो गए नहीं थे कि दरवाजा खटखटाने कि आप आइए। और आपने जो कहा डॉक्टर हिमांशु जी कि शिवराज जी के बयान पे शिवराज जी का मतलब ये था, देखिए हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो केंद्र के नेतृत्व को विश्वास में लेकर करते हैं जी, और केंद्र का नेतृत्व अगर नहीं कहता तो नहीं करते जी। सवाल शिवराज जी का ये कहना था। और कोई सरकार गिरा रहा हो तो हम क्या कहेंगे? हम साधु संत हैं कि नहीं नहीं आप मत गिराइए अपनी पार्टी, हमको सरकार नहीं बनाना है। ऐसा तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस भी होती और उसको इस तरह का कोई हमारी पार्टी से गया होता तो वो कहते नहीं नहीं हमको नहीं बनाना भैया, हम तो नहीं करेंगे ऐसा। सवाल ये है कि जो सत्य है उसको हम भी स्वीकार करते हैं। इस बात पर कांग्रेस विचार नहीं कर रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्यों चले गए, आखिर उनके 20-22 लोग जो भी है वो क्यों चले गए, इस पर वो उनका काम है करें। लेकिन हमको किस बात का दोष? वो तो हमारी पार्टी में आना चाह रहे थे। और मैं अनेकों बार कहता हूं कि आज का विरोधी कल का समर्थक है। और कोई विरोधी हमारे पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होता है और वो आता है, खटखटाता है सांखल कि हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, तो क्या हम कहेंगे नहीं आइए? मैं इस तरह का झूठ बोलने वाला कार्यकर्ता नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आना चाहती है, सत्ता उसको अगर उस माध्यम से मिला और आई तो हम कुछ काम करना चाहते हैं। इसलिए हम किसी पे दोषारोपण नहीं करते। लेकिन कांग्रेस अगर ये समझी कि शिवराज जी ने ऐसा कहा
तो आप उछलिए, कांग्रेस के लोग उछलें, हम इतना जानते हैं कि हम अभी भी केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास से ही काम करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने हम विश्वास में लेकर, उन्होंने उनसे बातचीत करके ही शिवराज जी, नरेंद्र सिंह जी, सब लोगों ने निर्णय लिया, और मुझे लगता है कि बिना विश्वास में लिए कोई निर्णय, ऐसा बड़ा निर्णय होता नहीं है। प्रभा जी, जो आपने बात कही उसके अंतर्गत 2-3 पहलू हैं उस ऑडियो के। उसमें कहा गया कि केंद्रीय नेतृत्व ने चाहा कि प्रदेश के लिए ठीक नहीं है इस सरकार का बने रहना, ये प्रदेश को बर्बाद कर दे रहे हैं, इसलिए ये सरकार गिरा देनी चाहिए। और गिरा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, जिसके संदर्भ में बाजार में तमाम किस्म के आरोप लगाए जा रहे हैं। 10 करोड़, 15 करोड़, 35 करोड़, 50 करोड़ प्रति व्यक्ति दिए जाने की भी बातें कही जा रही है। जीतू पटवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से इस समय, उनका कहना है 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने फंड दिया और उसकी दम पर यह सारा खेल किया गया। तो शिवराज सिंह जी का जो ऑडियो आया है, जिसकी पुष्टि एक प्रकार से आपने कही कि उसमें गलत क्या कहा गया है, गलत क्या किया गया है, तो सवाल इस बात का है कि कमलनाथ जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ प्रदेश को नेतृत्व दे रहा था, कांग्रेस जैसी 125 साल पुरानी पार्टी इस प्रदेश में सरकार चला रही थी, आपकी पार्टी को प्रदेश की जनता ने नकार दिया था, 165 विधायक आपके हुआ करते थे, 107 पे रह गए थे, जनमत आपके साथ नहीं था। जो जनमत आपके साथ नहीं था, आपने चोर रास्ते से उसे हासिल करने की कोशिश की, इस पर सवाल है। और शिवराज सिंह चौहान के ऑडियो से कांग्रेस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि आपने छल प्रपंच के द्वारा ये जनादेश चुरा लिया है जो जनता ने आपको नहीं दिया था। क्या कहेंगे प्रभात जी आप? अब देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस को हम कहने से तो रोक नहीं सकते जी। राजनीति में कौन सा ऐसा काम होता है जी। क्या सिंधिया जी ने हम जबरिया ले आए क्या उनको? जी। क्या उनके समर्थकों को विधायक से हम जबरिया ले आए? जी। सवाल वह है कि वो रहना नहीं चाहते थे, वो भाजपा में आना चाहते थे। उनके आने से हमारी सरकार। प्रभा जी, मैं बीच में रोकता हूं, ये तो कांग्रेस भी कह रही है कि जबरिया नहीं लाए, जानना चाह रही है कि क्या दे के लाए, क्या कह के लाए, क्या डील की, यही तो सवाल है। मैं बता रहा हूं ना आपको जी। डील की विचारधारा की। अगर आपको लगता हो भाई 50 मुंह है 50 बातें करेंगे, क्या कांग्रेस के पास कोई प्रमाण है? कहने में क्या लगता है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ये कर दिए, वो कांग्रेस और क्या कहेगी? दिल्ली कांग्रेस कहेगी ही, लेकिन कांग्रेस के पास कोई, अच्छा उनकी सरकार थी, क्यों नहीं छापा मारा उन्होंने? अगर इतने बड़े बड़े पैसे गए तो सबने घर में ही रखे होंगे, किसी और रिश्तेदार, क्यों नहीं छापा मारा? ये झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना और अपने मन को शांति देना कि छल प्रपंच से ऐसा हुआ, ये निहायत गलत है। मैं तो इतना कहता हूं कि ये विचार करना चाहिए कि 20 साल से, और जिनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, हालांकि माधवराव जी सिंधिया भी जनसंघ से ही आए थे, सांसद बन के, जनसंघ के कोषाध्यक्ष थे, लेकिन उसके बाद इतने दिन तक रहने के बाद भी वो क्यों छोड़ा, इस पर विचार नहीं कर रहे। इनके विधायक क्यों गए, इस पर विचार नहीं कर रहे। हम छल प्रपंच का तो नाम ही नहीं आना चाहिए, इसलिए कि जो सांखल खलखलाएगा हम तो उसका स्वागत करते हैं। आइए, और हमारी सरकार बन रही, हम जनता की सेवा और अच्छे से करने के लिए आई, इसलिए हम तो तैयार थे कि कोई आएगा समर्थन करेगा तो सरकार बनाएंगे। हम झूठ भी नहीं बोलते कि नहीं। और जहां तक बात है ऑडियो की, बार बार बात हो रही है, तो ऑडियो में हिमांशु जी यही कहा गया है कि हमने केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में, केंद्रीय नेतृत्व के बिना होता क्या? बिना केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति के हम ये काम कर सकते थे क्या? क्या इन लोगों को ले लेते पार्टी में क्या? इस तरह की बातों में अब कुछ नहीं है। अब तो ये है कि कमलनाथ जी लोगों को संभाल नहीं पाए और नहीं संभाल पाए तो उनके घर से लोग इधर आ गए। अब हमारा बहुमत हो गया, हमने सरकार में बहुमत साबित किया। अब उपचुनाव है, उपचुनाव में जीतने की तैयारी में लगेंगे, एक एक सीट जीतने की कोशिश करेंगे। अब तो असली परीक्षा तो 6 महीने बाद है जब चुनाव होगा। सब बातें दूध का दूध, पानी का पानी, सब बातें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। प्रेम कुमार जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप शुरुआत से देखते आ रहे हैं। कांग्रेस एक महज बयान के आधार पर, जो ऑडियो उसके पास आया उसमें इतनी उत्साहित है, क्या समझ पा रहे हैं आप? क्या जमीनी स्तर पर कांग्रेस के पास कुछ नहीं था तो इसलिए एक बयान उसे लग रहा है संजीवनी दे देगा, या कुछ आप और देख पाए इस पूरे घटनाक्रम में? प्रेम कुमार जी देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत पहले से ये कहते रहे थे कि इस सरकार को
हम जब चाहे गिरा सकते थे, हमको गिराना होता तो पहले गिरा सकते थे, इस तरह की बातें कहते रहे थे। लेकिन एक स्थिति है कि शिवराज सिंह सरकार के लिए, शिवराज सिंह जी के लिए सरकार गिराना था या कोई और दूसरे किस्म की सरकार बनानी थी, ये इस चीज में ये वक्त गुजरा। आप देखे होंगे कि शिवराज सिंह जी की जो शपथ ग्रहण हुआ, इकलौता शपथ ग्रहण हुआ, कोरोना जिस दिन लागू हुआ, पूरे देश में लॉकडाउन लागू हुआ कोरोना को लेकर के, उसके ठीक एक दिन पहले हुआ। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो 10 तारीख होली का दिन था। और मुझे याद है एक नेशनल टेलीविजन पर जो मैंने पहली प्रतिक्रिया दी थी, वो अभी थोड़ा एग्जेगरेटेड लग सकता है, उसको मैं दोहराना चाहता हूं। मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश में होली को से दूर रखने की जरूरत है, ऐसा लोगों ने सजेस्ट किया है कोरोना को देखते हुए, और सब लोग हम लोग दूर थे। तो लेकिन ये कैसी होली है? ये कांग्रेस के 2 दर्जन विधायकों की एक तरह से हत्या कर दी गई है राजनीतिक रूप से देखें। ये प्रतिक्रिया थी, ये थोड़ी ज्यादा प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन पहली प्रतिक्रिया मेरी यही थी कि होली के दिन पर इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घटा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये घटना उसी समय हुई, होली के समय शुरू हुई। कोरोना जब संजीदगी से हमने लेना शुरू किया और जब लॉकडाउन पर हम गए, तब ये मुख्यमंत्री के रूप में उनका शपथ ग्रहण हुआ। बाद के समय में हमने देखा कि कैसे कैबिनेट बनी। और अब भी ये वीडियो जो है, इस वीडियो की हकीकत मैं इस पर संदेह इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उनकी जुबान से है, उनको खंडन करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये खंडन नहीं कर रहे हैं। एक पत्रकारिता के अनुभव के हिसाब से मैं ये मानता हूं कि सही ही होगा ये वीडियो। नहीं तो खुल करके ये होना चाहिए था कि मैंने नहीं कहा, और तब सारे चैनल्स ये कहते कि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, तो इस अतिरिक्त सतर्कता का मतलब समझ में आता। अभी तो मुझे इस अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत भी नहीं लगती कि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। अरे मुख्यमंत्री जी ने बोला है और वो मौजूद है, उसको खंडन करना चाहिए उनको। अगर नहीं कर रहे हैं तो मान के चलते हैं कि ये सही है। तो ये वीडियो अगर लीक हुआ है तो लीक होने में क्या वही लोग शामिल हैं जो लोग ये चाहते थे कि शिवराज सिंह जी का कोई दूसरा विकल्प हो? शिवराज सिंह को के नेतृत्व पर मुहर लगने में भी समय लगा, आपको याद होगा। तुरंत हाँ नहीं बोला गया था, समय लगा था, और समय लगने के बाद कैबिनेट बनने में समय लगा। और एक बार फिर अब जो ये वीडियो आया है, इसको जो प्रसारित किया गया है, कांग्रेसी जरूर खुश है। कांग्रेसी इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको हठात से जैसे टपका हुआ कोई लड्डू मिल गया हो। हालांकि इनसे उसको परिणाम के तौर पर कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक घायल व्यक्ति, एक घायल पार्टी इस अवस्था में खुश होने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। जैसा कि अभी तनखा जी कह रहे थे, बहुत अच्छी आदर्श स्थिति बता रहे थे कि कैसे दल बदल विधेयक कानून और हम मजबूत करते गए इस तरह की चीजों को रोकने के लिए। लेकिन राजनीतिक खरीद फरोख्त जो है, उसने अपना रास्ता अलग तरीके से डेवलप किया और उस भावना को खत्म किया, कमजोर किया, जिसमें हम दल बदल विधेयक को रोकना चाहते हैं। ये आज है राजनीति की सच्चाई। अब देखिए ना, सबकी संवेदना एक साथ जाग जाती है कि पार्टी छोड़ना है, और उतनी ही संख्या में जागती है जितने से कि सरकार बन जाए। ये एक प्रदेश नहीं, हर प्रदेश में हो रहा है। तो ये जो संख्या जुटाने की कवायद है, ये सिर्फ वैचारिक आधार पर मानसिक स्थिति में परिवर्तन का प्रतीक नहीं है। ये इसमें खरीद फरोख्त की भूमिका है। हमारे प्रभात झा जी आदरणीय बहुत सैद्धांतिक रूप से इसका बचाव कर रहे हैं अपनी इस चीज का। उनके पास कोई चारा भी नहीं है, वो यही बोल सकते हैं। मुझे याद आता है झारखंड की एक घटना मैं जिक्र करना चाहूंगा। बाबूलाल मरांडी जी आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, और बाबूलाल मरांडी जी के संख्या मुझे याद नहीं है, 5 या 6 विधायकों को बीजेपी में शामिल कर लिया गया था। रघुवर दास जी की सरकार थी और रघुवर दास जी की सरकार स्टेबल हो गई, और उस बारे में डायरी में कि किसको कितनी रकम दी गई, सरयू राय जी ने खुलासा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सरयू राय जी संघ के बड़े नेता रहे, और आज उन्होंने रघुवर दास जी को हराया चुनाव में, उनसे अलग हट करके बीजेपी से अलग जरूर हैं, लेकिन सबसे परिचित हैं, सबके आत्मीय हैं। उस उदाहरण को रखिए।
आप कहां से नैतिकता से बचेंगे? नैतिकता को खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साबित किया है कि कैसे सरकार बचाने के लिए तोड़ा जाता है और खरीद फरोख्त होती है। मैंने तो एक उदाहरण उनकी ही जुबान से दिया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल वैचारिक आधार पर यह परिवर्तन हुआ है, यह खरीद फरोख्त का इसमें रोल है। और केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलना भारतीय राजनीति में एक बड़ा खुलासा के तौर पर इसको देखना चाहिए कि कोई नेतृत्व ऐसा भी है इस देश में जो कि खरीद फरोख्त से सरकार बनाने और गिराने पर विश्वास रखता है। ये बहुत चिंताजनक परिस्थिति तो प्रेम कुमार जी ने उस पहलू को लेकर आए हैं हमारी बातचीत में कि कांग्रेस इतनी उत्साहित क्यों है। कांग्रेस इसलिए उत्साहित है कि जो वो खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही थी, ये ऑडियो उसको प्रमाणित करता है और यह प्रमाणित करता है कि केंद्रीय नेतृत्व की इस संदर्भ में सहमति थी। यह बतौर पत्रकार प्रेम कुमार जी का नजरिया है। मेरे साथ में गिरिजा शंकर जी हैं। गिरिजा जी, पूरे परिदृश्य के आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, शिवराज सरकार के 15 साल बने रहने के भी, शिवराज सरकार के अपदस्थ होने के भी, कमलनाथ जी के आने के भी और पूरे संक्रमण के दौर के भी। आपसे जानने का विषय है कि यह बात तो बच्चा भी समझता है कि 22 विधायक अचानक हृदय परिवर्तन से भाजपा की ओर नहीं चले गए, लगातार बहुत कुछ पकता रहा और उसके कारण से यह घटित हुआ। पर बतौर पत्रकार आपको क्या लगता है, इस सरकार के गिरने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराएं या कांग्रेस नेतृत्व की विफलता को, जिससे कांग्रेस हमेशा नकारती है, बचना चाहती है, खारिज करना चाहती है? विवेक तनखा जी की आपने दलील को सुना था, उन्होंने कहा कि घर खुला है तो कोई आगे चुरा के ले जाएगा। क्या कहेंगे गिरिजा शंकर जी आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जिस टेप के आधार पर हम आज बात कर रहे हैं जी, उस टेप की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है जी। जो आरोप कांग्रेस के विधायकों के पार्टी छोड़ने और बीजेपी में जाने को लेकर जितने आरोप लगे हैं, उसके भी कोई तथ्य, कोई प्रमाण अब तक हमारे सामने नहीं आए हैं। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है कि हाइपोथेटिकल चीजों पर हम बात कर रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी बातचीत जो है वो उस तरह से हो सकती है। मेरा ये मानना है कि भारतीय राजनीति को, चुनावी राजनीति को, हमारे चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारी विसंगतियां रही हैं जिनको दूर करने की लगातार कोशिशें भी हुई हैं, चाहे वो दल बदल कानून का मामला ले लें, चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर ले लें। बावजूद इसके आज भी भारतीय राजनीति में इतनी विसंगतियां हैं कि विवेक तनखा जैसे लोग जो राजनीति में हैं वो इनको कबूल नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। जी, अपेक्षा करते हैं राजनीति में कि इस तरह हो, लेकिन व्यवहारिकता क्या है वो सब जानते हैं। यदि जो स्थितियां मध्य प्रदेश में 18 के चुनाव के बाद बनी, आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में 1967 के जो संवित की सरकार बनी, उसके बाद से जो कांग्रेस से ही दलबदल हुआ था 36 विधायकों का, उसके बाद से इस 2019 तक में कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं आपको सुनने देखने को नहीं मिली होगी। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल के दौरान जरूर बीएसपी में तोड़फोड़ होकर उनके 4-5 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था, लेकिन ये स्थिति क्यों बनी, इस पर जाइए आप। जब चुनाव परिणाम 114 और 107 या 109, यदि इस तरह के चुनाव परिणाम यदि किसी विधानसभा के आएंगे तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। कांग्रेस को मेरे समझ से इस चुनाव परिणाम के बाद 114 जो बहुमत से 2 सीटें कम थी, उसके बाद यदि आप सरकार बना रहे हैं तो जो अतिरिक्त सतर्कता आपको बरतनी थी वो नहीं बरत पाए। जाहिर है कि जब इस तरह के चुनाव परिणाम आएंगे तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, उससे ये अपेक्षा करना कि वो 5-6 सीटों से पीछे रहकर सरकार बनाने से वो पूरे 5 साल किसी 114-15 विधायकों वाले पार्टी को पूरे 5 साल बहुत आराम से सरकार चलाने देगी, यदि ये उनकी सोच थी तो मैं समझता हूं कि वो राजनीति को शायद नहीं समझना चाहते थे या नहीं समझ रहे थे। उसका परिणाम जो होना था वो यही था। अब जहां तक सवाल जो इसके 22 विधायक जो गए, ये आरोप कांग्रेस के तमाम नेता लगा रहे हैं कि उनको खरीद फरोख्त हुई और ये हुआ वो हुआ। हमको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डील तो हुई होगी। हम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि बिना किसी डील के केवल हृदय परिवर्तन से कोई आ गया, ये भी नहीं मानते। लेकिन उन 22 विधायकों में
आप जैसा इंट्रोगेटर एडिटर जी उन 22 विधायकों को आपने रोज उनका लंबा लंबा इंट्रोगेशन किया है। जी मैं नहीं समझता कि उन आरोपों को किसी भी विधायक ने कहीं उसको स्पर्श किया हो, उसको माना हो, बल्कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसका कोई जवाब कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं है। जी वो सारे के सारे जो है एक सुर से जो कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं जी। उन पर वो उंगली उठाते रहे हैं कि उनके व्यवहार, उनकी कार्यशैली के कारण वो नाराज हुए हैं। जी जाहिर है कि ये दोनों चीजें हैं। जी बीजेपी ने उस मौके को क्रिएट नहीं किया। वो जी। 22 विधायक वहां से निकले, उस स्थिति को कांग्रेस बीजेपी ने क्रिएट किया, ये मैं नहीं मानता। जी वो स्थितियां जो बन रही थी उसको इनकैश करने में कोई गलती नहीं की, कोई चूक नहीं किया, और कांग्रेस उस को इस बात का एहसास ही नहीं रहा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने सीनियर लीडर्स के बावजूद कि उनकी अपनी पार्टी के विधायक और बड़े नेताओं के मन में क्या चल रहा है, ये कोई अचानक एक दिन में हुआ वैसा नहीं है, एक प्रोसेस के तहत हुआ है। तो यदि तो बीजेपी उससे अनजान न रहते हुए उसको इनकैश करने के प्रति उसने पूरी तौर पर अलर्टनेस दिखाया और उसका फायदा उठाया। कांग्रेस कहीं न कहीं अपने ही दल के अंदर क्या चल रहा है उसको समझने में चूक की। अब यदि मान लीजिए जो विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उन पर दगाबाज, धोखेबाज और पता नहीं बहुत सारे ऐसे आरोप लग रहे हैं, यदि वो ऐसे थे तो उनको वापस पार्टी में बने रहें, उनको वापस लाने के लिए दिग्विजय सिंह जैसे नेता बेंगलोर तक गए, उनको लाने की पुरजोर कोशिश आखिरी दम तक की गई। कमलनाथ जी हाल ही के कुछ बयानों में ये भी उन्होंने कहा कि उनको ये विश्वास नहीं था कि ये विधायक वापस नहीं आएंगे। यानी कि कहीं न कहीं समझने करने में चूक वो कांग्रेस की हुई, और जाहिर है कि ऐसे मौके पर यदि आप कोई चूक करते हैं तो दूसरी पार्टी जो सरकार बनाने के बहुत करीब बैठी हुई है वो इसका फायदा न उठाए, ये अपेक्षा करना बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे गिरिजा जी और करता हूं, फिर मैं विवेक तनखा जी के पास दोबारा चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी को यह स्वीकारने में क्यों ऐतराज है कि यह सरकार हमने गिरा दी? उसे क्या राजनीतिक लाभ आप देख पाते हैं ये बार बार कहते रहने में कि यह सरकार अपने अंतर विरोधों से गिर गई? सच्चाई सामने है कि यह सरकार गिराने के लिए जो उपक्रम हो सकते थे भाजपा ने किए, हवाई जहाज से लेकर आदमी उपलब्ध कराने तक सब कुछ तो किया, फिर भी इस सार्वजनिक स्वीकृति को कहने से क्या परहेज है भाजपा को? जो वह कार्यकर्ताओं के बीच में कह पा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी के, उसे जनता के बीच कहने से गुरेज क्यों है? समझ पा रहे हैं आप गिरिजा जी? नहीं, इसका देखिए दो इंटरप्रिटेशन है जी, और जाहिर है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी वो उस इंटरप्रिटेशन को स्वीकार करता है जो उसको सूट करता हो। जी, मैंने कहा कि बीजेपी ये कह सकती है कि हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, जी, जो स्थितियां कांग्रेस में बनी उसका हमने फायदा उठाया। मुझे भी ये बात ज्यादा एप्रोप्रिएट लगती है, क्योंकि गिरिजा जी मैं बीच में रोकता हूं आपको। ये बात पहले ठीक लगती थी, पर जो शिवराज सिंह चौहान का ऑडियो आया है जिसकी अघोषित पुष्टि प्रभात जी कर रहे हैं कि भाई गलत क्या कहा, दूसरा शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक इसका खंडन नहीं किया। आपका पत्रकारिता का 5 दशक से ज्यादा तजुर्बा है। शिवराज सिंह चौहान जैसा राजनीतिक अगर 12 घंटे के बाद भी संबंधित विषय पर मौन है, इसे सहमति मानने में आपको भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल है कि जब जो बात वो कार्यकर्ताओं के बीच में कह पा रहे हैं उसे सार्वजनिक तौर पर कहने से गुरेज है, क्या नफा क्या नुकसान, ये आपसे समझना चाहता हूं। लीडर जी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग अलग तरीके से एड्रेस करती है। जी, जिस बात को सार्वजनिक मंचों पर कहना चाहिए वो सार्वजनिक मंचों पर कहते रहे हैं, जो बात कार्यकर्ताओं के साथ कहना है वो कार्यकर्ताओं के साथ अलग तरह की बात की जाती है, कुछ तो अलग पत्रकारों से जब बात की जाती है तो अलग तरह से बात की जाती है। हर नेता जो है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग अलग तरीके से एड्रेस करता है और एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहता है। जाहिर है कि सांवेर में वो अपने उन कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे थे जो कांग्रेस से आए विधायकों को पार्टी में लेकर उनको टिकट देने से नाराज थे। जाहिर है उनकी नाराजगी को एड्रेस कर रहे थे वो। ये कायदे से देखा जाए तो ये उनकी बातचीत सार्वजनिक नहीं होनी थी। सार्वजनिक कैसे हुई
ये उनको उनके लिए देखने की बात है। आजकल राजनेताओं को इस बात को लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि यदि आप सतर्क नहीं हैं तो आपके घर में की हुई बात भी जो है वो सार्वजनिक हो जाएगी। बड़े महत्वपूर्ण बात गिरिजा शंकर जी ने कही कि जो बात थी घर के अंदर वो बाहर आ गई। तनखा साहब, मैं आपके पास में वापस लौट रहा हूं क्योंकि गिरिजा जी ने वो सूत्र निकाल कर दिया मुझे कि कांग्रेस इतनी उत्साहित क्यों है इस बयान के सार्वजनिक होने से। उत्साहित इसलिए है कि ये भाजपा के अंदर रहना था, वो बाहर आ गया है। जानना अब आपसे, बतौर वकील नहीं है, कांग्रेस नेता है, इस बात को जो जनता के बीच में आई है इस ऑडियो के माध्यम से, किस तरीके से भाजपा जनता के बीच में जो स्थापित नहीं करना चाहती थी उसे कांग्रेस स्थापित करेगी। क्या करेंगे अब आप इस ऑडियो को लेकर? क्या केवल इतना ट्वीट करने से संतुष्ट हो जाएंगे या आगे भी कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाएंगे, जनता के बीच में लेकर जाएंगे? क्या कुछ करेंगे अब आप? हिमांशु जी, ये जो स्टेटमेंट है जी, ये एक प्रकार से हम लोग जिसको कहते हैं रीअफर्मेशन ऑफ अ फैक्ट है जी। देख रहे थे, समझ रहे थे, बोल रहे थे जी, और सार्वजनिक रूप से उसका एडमिशन नहीं हो रहा था जी। अब कि ये सार्वजनिक एडमिशन है कि हम लोग ने, हमारे केंद्र नेताओं ने, सबने मिलके ये सरकार गिराई है जी। अब ये तो सिद्ध सा हो गया है, इसकी पुष्टि की भी जरूरत नहीं है कि इन लोगों ने एक षड्यंत्र करके, या जो भी तरीका आप उसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं जी, इन्होंने ये सरकार गिरवाई है जी। अब जब आप कोई सरकार को गिराते हो और केंद्र नेतृत्व अगर इसका सरकार को इस तरह से गिराता है जी, तो ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। आई टेल यू व्हाई। जी, सरकारें गिरती हैं हाउस में। जी, बोम्बई की रिपोर्ट थी या जितनी भी रिपोर्ट थी, जो एक आदर्श पॉलिटिकल वातावरण की हम बात कर रहे हैं। मैं गिरिजा जी को बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, मैं बहुत पुराना परिचय है, प्रेम कुमार जी से बहुत पुराना परिचय है, ये लोग बहुत अच्छे मंथन करने वाले लोग हैं। मगर प्रॉब्लम मुझे जो दिख रही है इस देश में कि जो मध्य प्रदेश में हुआ है जी, वो एक शॉकिंग इंसिडेंट था। मतलब इससे लोग स्तब्ध थे। जी। कारण क्या था कि लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि ज्योतिरादित्य और शिवराज जी जैसे लोग जी, इस प्रकार की राजनीति के पार्ट कभी हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा शौक था जी। क्योंकि अभी तक ये चीजें हरियाणा में होती थी, दूसरे स्टेट्स में होती थी, कई राजनेता करते थे। बट जो राजनेता अभी तक जिनकी छवि रिलेटिवली साफ सुथरी थी जी, और जो इन चीजों से बहुत दूर रहते थे जी, वो अगर ये चीजें करते दिखते हैं तो पब्लिक में एक शौक आता है, एक पब्लिक को लगता है कि अब ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं क्या? सरकार साहब, मैं आपको बीच में रोकता हूं। मुझे एक बार बताइए कि हमने बचपन में जब हिंदी पढ़ी थी, चौथी, पांचवी, छठवीं में, तो मुहावरे हमें पढ़ाए जाते थे। उसमें एक मुहावरा पढ़ा था, वो मुहावरा था कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आप लोग इतनी बड़ी पार्टी चलाते हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता हैं, कर्नाटक में जले हुए बैठे थे, तो मध्य प्रदेश में किस खुशफहमी के शिकार थे? प्रभात जी, चाहे गिरिजा शंकर जी, सब बोल रहे हैं 114, 109 का आंकड़ा था। किस गलतफहमी के शिकार थे आप या आपकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, या चाहे दिल्ली का नेतृत्व हो? किस गलत में शिकार थे? और वो भी तब जब सामने अमित शाह जैसा चाणक्य बैठा था। देखिए, ये जो कांग्रेस से जो डिफेक्शन हुआ था, ये बड़ा विचित्र तरीके का डिफेक्शन था जी। पुराने जमाने में जब कभी भी डिफेक्शन होते थे तो एक बात विवाद होता था, तर्क होते थे, झगड़ा होता था, और फिर लोग धीरे धीरे डिफेक्ट करते थे, कभी अपनी पार्टी बना लेते थे। ये जो डिफेक्शन हुआ, ये वैसा डिफेक्शन नहीं था जी। इसमें सीधे एक दिन ये पता चला कि 22 लोग बीजेपी की हवाई जहाज में बैठ के दिल्ली से बैंगलोर चले गए। तो कर्नाटक में भी तो तनखा साहब यही हुआ था। कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटक में भी तो एक साथ विधायकों ने अपने पद छोड़े थे। नतीजा ये हुआ कि आप लोगों की सरकार जो समर्थन से थी वो अस्तित्व में नहीं रही। ये अनुभव आपके साथ था ना? तो फिर मध्य प्रदेश को लेकर इतना अचरज, इतना अचंबा, इतनी शुद्धता, इतनी पीड़ा किस लिए? पीड़ा तो दो तरीके की होती है। एक तो होती है कि हमारी पार्टी जो एक सत्ता में थी विपक्ष में चली गई, ये तो एक व्यक्तिगत पीड़ा होती है, पार्टी वो मेंबर्स की होती है।
जी। और मेरे जैसे लोगों की जो पीड़ा है उससे उठ के भी है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात है। जी। मैं कभी जिस संस्था में भी रहूंगा, कभी इन मूल्यों का समर्थन नहीं कर सकता। बड़ी महत्वपूर्ण बात विवेक तनखा साहब ने कही है कि उनकी पीड़ा प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर है। प्रभा जी, आप मेरे साथ में हैं, आपने बताया कि आपके पुराने मित्र नहीं है, हमेशा मित्र हैं विवेक तनखा। कैसे मित्र हैं प्रभा जी? अपने मित्र को ऐसी पीड़ा पहुंचा रहे हैं सिद्धांतों के संदर्भ में इस प्रकार का खेल करके। वो पार्टी जिसको नैतिकता के संदर्भ में, शुचिता के संदर्भ में, सिद्धांत के संदर्भ में पिछले 3 दशक से हम लोग इकलौती उम्मीद मान रहे थे, इस स्तर पर आ गई केवल सत्ता में बने रहने के लिए। अपने दोस्त के लिए कितनी बड़ी पीड़ा का कारण बन गए प्रभात जी आप और आपका नेतृत्व। मैं फिर कह रहा हूं हिमांशु जी, यह सरकार कैसी है इसका उदाहरण नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया है पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में। जी, जहां रोज घोटाले घटते थे 2014 के पहले, मई 26 के पहले, वहां आज कोई आरोप, विवेक जी भी अपनी आत्मा पे हाथ रख के बात करेंगे तो कहेंगे नहीं, इस सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ है। जी। और सदन में मैं भी रहा हूं इतने साल तक, इन्हें कभी सुना नहीं पिछले 6 वर्षों में। जी। पीड़ा क्या होती है? पीड़ा वहां पर भी होनी चाहिए जब कर्नाटक में हुआ, पीड़ा वहां पर भी होनी चाहिए जब महाराष्ट्र में हुआ। सबसे बड़ी पार्टी हम, अलायंस हमारा, एक दूसरे के विचारधारा के विरोधी, लेकिन सत्ता के लिए आपने क्या किया? अंततोगत्वा हम सरकार में आते हैं समाज की सेवा के लिए, एक सरलीकरण होता है, हम विपक्ष में रहकर भी पहरेदारी करते हैं। और यहां तो स्पष्ट था पहले दिन से, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था, मुझे याद है आज भी, कि यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। हमारे शिवराज सिंह जी ने कहा था, हमारे गोपाल भार्गव जी ने कहा था, और पूरा प्रदेश। एक बयान और आपको स्मरण करा देता हूं, आपके साथी कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने ये कहा था, ऊपर से बॉस इशारा भर कर दें सरकार गिरा देंगे। वो भी शायद आपको स्मरण होगा प्रभात जी। जी, अपनी बात आगे बढ़ाएं। वही कह रहा। अब मेरा कहना है कि हम तो आगाह, हम हिमांशु जी आगाह तो करते रहे, हमारे नेता लोग कहते रहे, उसके बाद भी मैं देखिए, मैं इस पक्ष में हूं नहीं कि मैं झूठ बोलूं, मैं कभी झूठ झाड़ नहीं बोलता। यह सरकार तो कांग्रेस के ही नेता सिंधिया जी और उनके समर्थक के कारण बनी है। गिरिजा शंकर जी ने बहुत स्पष्ट, मैं अपने जो दूसरे पत्रकार मित्र हैं हमारे, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहां देखा लेन देन, उन्होंने कहां देखा पैसा खर्च, जो भी बोल रहे होंगे मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूं कि मैं अगर आज विचारधारा छोड़कर कहीं जाता हूं और मैं उस विचारधारा में आता हूं, तो मैं तो एक खुली दिमाग से देखता हूं कि सिंधिया जी नहीं आते तो सरकार नहीं बनती, उनके समर्थक नहीं आते तो सरकार। और हम ये कहें कि नहीं, हम साधु संत हैं, हम विकलांग सरकार को और मजबूत करने के लिए बैठे थे, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। हम भी इसमें बैठे थे कि हमें सरकार बनाना है, अगर कुछ लोग सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हम सरकार बनाएंगे। और वह समय आया जब सिंधिया जी आए, उन्होंने बात की, बातचीत में भाई समर्थक उनके जो 16-17 उनके समर्थक थे, कुछ और लोग थे, वो आए। अब इसके पीछे अन्य चीजें हो सकती। प्रेम जी कह रहे थे, पत्रकार जी, कुछ होता है, उनको बहुत कुछ पता होगा, मैं उतना बड़ा पत्रकार रहा नहीं। वैसे ये बात जो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही प्रेम कुमार जी ने, उसे थोड़े आवरण के साथ में गिरिजा शंकर जी ने भी कहा है प्रभात जी, उन्होंने भी कहा कि केवल हृदय परिवर्तन से तो नहीं आए होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। नहीं, गिरिजा, हम उस पत्रकार में से हैं। इंफॉर्मेशन इज नॉट ए न्यूज, इंफॉर्मेशन इज ए सोर्स, व्हेन वी कंफर्म इट, कंफर्मेशन इज ए न्यूज। गिरिजा शंकर जी ने बहुत तरीके से कहा कि विचारधारा के परिवर्तन से मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है उन्होंने, लेकिन प्रेम जी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उन्होंने देखा हो। मैं नहीं जानता, प्रेम जी को भाई सबूत भी होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब इतने वर्षों का प्रेम कांग्रेस का छोड़कर कोई आता है तो आहत होकर आए थे। इस बात को क्यों नहीं कांग्रेस कबूल करती कि वो संभाल नहीं पाए। अभी आपने ही कहा कि कमलनाथ जी उनसे मिलते नहीं थे, दिग्विजय सिंह जी उनसे मिलने, सवाल क्या कि अपना घर संभालो नहीं। और हम क्या साधु संत हैं? हम तो सरकार में आए। मैं फिर कह रहा हूं, भाग्य अच्छा था मध्य प्रदेश का कि शिवराज सिंह चौहान बन गए, नहीं तो कमलनाथ जी के बारे में खुले रूप से कहता हूं, जैसे टाइपिस्ट कम स्टेनोग्राफर होता है, वैसे वो नेता कम उद्योगपति ज्यादा हैं। अब जैसे मेरे मित्र विवेक तनखा जी, विवेक तनखा जी मूलतः
एक अच्छे प्राणी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित राजनीति करने वाले हैं। वो इस दुनिया के दौर में नहीं है राजनीति में क्या क्या होता है जी। अब दिग्विजय सिंह जी के बारे में वो राजनीतिक जानते हैं दुनिया भर की बातें, इसलिए कि हम कोई घड़िया घंटाल बजाने आए थे, कोई आएगा तो हम छोड़ देंगे, ये तो नहीं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये सरकार अस्थिर सरकार, ये तो गिरेगी, गिरना नियति है जी। उसके बाद मौका मिला तो गिरी। अच्छा, तो अब सवाल एक बात का है जो गिरिजा शंकर जी ने मुद्दा दिया मुझे, मैंने विवेक तनखा जी से पूछा कि कांग्रेस क्या करेगी, आपसे पूछ रहा हूं। जो बात घर के अंदर रहने थी अब चौराहे पर आ गई है। जो बात आप घर के अंदर कहते थे कि सरकार हमने गिरा दी, अब चौराहे पर सार्वजनिक है कि सरकार आपने गिरा दी। जानना है कि जब आ ही गई है तो सार्वजनिक तौर पर आप डंके की चोट पर बोलेगा हाँ हमने गिरा दी, या अभी भी कहते रहेंगे कि नहीं नहीं कांग्रेस का अपना मामला था, हमारा क्या था? नहीं देखिए, अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि हम नहीं बनाना चाहते थे, ऐसा तो हमने कहा नहीं जी। अगर किसी के आने से सरकार बन रही थी जी, और अभी तनखा जी ने कहा कि इस्तीफा, तो वहां कर्नाटक में भी इस्तीफा ही दिया गया था जी। कैसे आपने वहां पर येदियुरप्पा जी को गिराया? सवाल क्या है कि सिद्धांत की बात वो कर सकता है जो सिद्धांत पर जीता हो जी। सवाल यहाँ सरकार बनाने की है। अगर मैंने पहले कहा कि आपने कहा दरवाजा खुला, विवेक जी दरवाजा खुला नहीं था, वो हमको खटखटा रहे थे कि हम आना चाहते हैं, इस सरकार को गिराना चाहते हैं, तो सोने में सुहागा हो गया। हम तो वैसे भी गिराना चाहते थे, गिर गए। अब आप हमारे कारण से गिरे क्या, ये आप गणित आप लगाते रहे। मैं इतना जानता हूं कि सिंधिया जी के सहयोग से ही सरकार गिरी है। वो चाहते थे कि भारतीय, उनके मन में संतोष नहीं था, लोगों के काम नहीं हो रहे थे, वो भावुक हो गए थे, घोषणा पत्र हाथ में लेकर घूम रहे थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सेवा का व्रत लेकर आया हूं और सेवा का व्रत के लिए मैं काम करने के लिए आया हूं, अब मुझे इस सरकार में नहीं रहना है। तो स्वागत किया हम लोगों ने, आइए स्वागत है आपका। अब बात रही तो भाई आए हैं तो चाहेंगे वो राज्यसभा में भी जाएंगे, हो सकता है और कुछ बात हुई हो, जो लोग आए उनको टिकट भी दिया जाएगा, और जो मंत्री है उनको मंत्री भी बनाया जाएगा। बाकी बातें जो प्रेम जी ने कही है, मैं उस तरह का पत्रकार रहा हूं, मैं बिना आधार के, बिना कंफर्मेशन के मैं कभी, और हिमांशु जी आप मेरे मित्र रहे हो, छोटे भाई हो, आप सब जानते हो, मैं गिरिजा शंकर जी की बात से सहमत हूं कि अपना घर लोगों को संभालना चाहिए, हम पर आरोप नहीं। और सार्वजनिक कर पे हमने गिराया, ये तो दुनिया जानती है कि सिंधिया जी आए, गिरी सरकार, उनके समर्थक दुनिया जानती है सिंधिया जी आए, गिरी सरकार। प्रेम कुमार जी, प्रभात जी को बड़ी पीड़ा है आपके वक्तव्य से, आपने जो खुलकर कह दिया, उन्हें लगता है कि तथ्यों के साथ में खिलवाड़ कर दिया। जानना मुझे आपसे यह है कि अब जब ये सार्वजनिक है कि सरकार भाजपा ने गिराई, पहले पर्दे के पीछे था, जानते सब थे, पर अब सार्वजनिक स्वीकृति है, क्या बदल जाएगा राजनीतिक परिदृश्य में आने वाले उपचुनाव में? बतौर पत्रकार आपका तजुर्बा क्या कहता है? कुछ फायदा होगा कांग्रेस को, जो कांग्रेस इतनी उत्साहित है? कमलनाथ जी से लेकर विवेक तनखा जी सब ट्वीट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, अजय सिंह भी बयान दे रहे हैं, जीतू पटवारी भी दे रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि मानो शिवराज सिंह ने जाने क्या ऐसा कुछ कह दिया है कि अब 22 की 22 सीटों पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए हिमांशु जी, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न से अगर आपकी इजाजत हो तो उससे पहले मैं थोड़ा प्रभात जी ने जो उंगली उठाई है मुझ पर, मैं वो उस पर थोड़ा क्लेरिफिकेशन देना चाहूँ, अगर आप इजाजत जरूर जरूर मैं उसे विषय करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा, मैंने झारखंड का उदाहरण दिया। बाबूलाल मरांडी जी आज बीजेपी में हैं, उनकी पार्टी से लोग तोड़े गए थे। मैंने सरयू राय जी का उदाहरण दिया, वो बीजेपी में थे तब, और सरयू राय जी आज नहीं है। बीजेपी में रहते हुए उन्होंने वो डायरी, वो चिट्ठी, कितने लेन देन हुई, सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली थी। मैंने मुझे सपना नहीं आया था कि ये खरीद फरोख्त हुई, वो सरयू राय जी का कहा हुआ था, वो उदाहरण मैंने रखा। और मैंने ये कहा कि ये स्वतः अंतः प्रेरणा से कोई एक साथ ठीक कैलकुलेटिव वे में बदल करके एक समूह से दूसरे समूह में नहीं चला जाता है कि सरकार बन जाए। ये बातें मैंने कही है, ये मुझे कहना जरूरी था, मुझे याद दिलाना। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ। देखिए, इस उपचुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और कांग्रेस डिमोरलाइज है और उसके लोग टूटे हैं। तो इस उपचुनाव में बहुत अच्छे और अधिक ज्यादा नतीजे की कांग्रेस उम्मीद नहीं कर सकती। फिर जो सरकार बचाने के लिए दूसरी पार्टी को तोड़ने की उस हद तक जा सकता है
तो वो सरकार बचाने के लिए, उपचुनाव जीतने के लिए भी सारे हथकंडे अपना सकता है। ये चीजें भी देखने को मिलेंगी और इसलिए मुझे इस उपचुनाव के नतीजों से ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, कि ये शिवराज सरकार को कोई खतरा होने वाला है। बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रेम कुमार जी ने कही कि जो सरकार गिराने के लिए जा सकते हैं वो अपनी सरकार बनाए रखने के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं एक बार फिर गिरिजा शंकर जी की ओर रुख करता हूं। गिरिजा जी, आपसे जानने का विषय यह है कि कांग्रेस के मुकाबले भाजपा की तैयारी उपचुनावों को लेकर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे परिवेश में इस ऑडियो का आना कोई बड़ी घटना के तौर पर हम देखें या एक तात्कालिक सनसनी है, एक बुलबुला है जिसको 1-2 दिन के अंदर बैठ जाना है? केवल और केवल इतनी सी बात आपसे समझ लेंगे कि इस ऑडियो को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में। मैं समझता हूं कि जो पत्रकारिता में है और जो राजनीति में है वो सब व्यक्तिगत कोई बहुत मायने नहीं है जी। सबको ये मालूम है कि सरकार गिराई गई, हाईकमांड का परमिशन था, हाईकमांड की स्वीकृति होती है, तो इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। दरअसल बड़े मुद्दे के बाद जो तनखा साहब जो कह रहे हैं वो मैं उसको आगे बढ़ाता हूं कि जिस आदर्श राजनीति की बात वो कर रहे हैं उस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। आप क्लास कैरेक्टर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप भले ही लगाएं, लेकिन वही तमाम हरकतें दोनों ही पार्टियां करती रही हैं। यदि जम्मू कश्मीर में दो विपरीत विचारधारा की पार्टियां सरकार बनाती हैं तो महाराष्ट्र में वही होता है। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी ने खरीद फरोख्त नहीं की थी क्या? तो ये तमाम चीजें तो आज की राजनीति में हर पार्टी में कहीं न कहीं कम ज्यादा है। जरूरत इस बात की है कि हमको इससे कैसे हम इससे उभरें, कैसे पार पाए। मैंने आपको शुरू में कहा कि जब इसी मध्य प्रदेश में 67 से लेकर 2019 तक ऐसी कोई स्थिति दल बदल की कभी बात भी नहीं आई, लेकिन ये बात क्यों आई, ये कारण जानना जरूरी है। जब 109 और 114 का रिजल्ट आएगा तो कोई भी आज की राजनीति में ऐसे परिघटनाओं को रोका नहीं जा सकता। और इसीलिए दोनों ही, जैसा आपने सवाल किया तंगाई से, जब कर्नाटक में आपने वो अनुभव देखा था तो उससे आपने मध्य प्रदेश में क्या सबक सीखा? मध्य प्रदेश में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये बात सोचना चाहिए, प्राइमरली ये देखना चाहिए कि हमसे अपनी पार्टी को संभालने, अपने लोगों को संभालने, चलाने में क्या चूक हुई, और उसके आगे जाकर सोचना चाहिए कि पूरी की पूरी राजनीति को इस तमाम तरह की जो विसंगतियां हैं उससे कैसे मुक्त रखा जाए, कैसे उस तरफ आगे बढ़ा जाए। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें गिरिजा शंकर जी ने कही। एक, शुचिता के संदर्भ में जो विवेक तनखा जी का आग्रह है उसके संदर्भ में गिरिजा जी का भी मानना है कि इस दिशा में सोचने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तख्ता पलट का जो ये ऑडियो बम आज आया है, इसकी अहमियत का जहां तक मामला है, बातचीत का निष्कर्ष यह बताता है कि इस ऑडियो बम की अहमियत एक सुतली बम से ज्यादा नहीं है। अगर हम इसे एटम बम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक और बड़ी भूल की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जाता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस सियासत को ही समर्पित है। हमारा आज का शेर ये कहता है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर सियासत के अंतर्गत जो ये खेल हैं, इन्हें समझने के लिए लगातार प्रयासरत रहना है। और जो सरकार बनने और बिगड़ने का खेल है, उसमें अभी कई और खेलों को सामने आने के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सादा प्रणाम।